न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट समिट में आने से मना कर दिया। बात यहीं से दिलचस्प हो जाती है क्योंकि उनके मना करने से क्या हुआ। दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश और दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल गैस प्रोड्यूसर एक साथ एक मंच पर आ गए। भारत, चीन और रूस हाल ही में चीन में संपन्न हुए एससीओ समिट में एक ही फ्रेम में दिखे, वो भी ऐसे वक्त पर जब अमेरिका अपने आप को इंडो पैसिफिक का सिक्योरिटी गारंटर मानता है। ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए प्रो इंडिया इमेज गढ़ी। ह्यूस्टन का हाउडी मोदी, अहमदाबाद का नमस्ते ट्रंप, इंडिया लव्स ट्रंप वाले बयान और इंडियन अमेरिकन वोट बैंक को खुश करने के लिए हर जुगाड़। उस समय तो ऐसा लगता था मानो व्हाइट हाउस का एक दरवाजा ही दिल्ली के लिए खोल दिया गया है। लेकिन अब वही ट्रंप भारत को घेरने की चालें चल रहे हैं। इंडो पैसिफिक में भारत को पॉन बनाना, बैकडोर से पाकिस्तान चाइना एंगल को हवा देना। तो सवाल ये है, ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स है या ट्रंप की वो असली सोच जो हमेशा पाकिस्तान और चीन के लिए खुला दरवाजा रखती है? दोस्ताना मुस्कान सिर्फ वोट तक और उसके बाद छुरा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान एक बहुत अच्छे से समझ ली थी कि अमेरिका की राजनीति में इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी छोटी ज़रूर है लेकिन असरदार है, खासकर टेक सेक्टर, डोनर नेटवर्क और स्विंग स्टेट्स में। यही वजह था कि 2019 में हाउडी मोदी और 2020 में नमस्ते ट्रंप जैसे शोज किए। दुनिया ने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री के साथ ऐसे मंच पर दिखे जैसे दोनों किसी साझा चुनावी रैली में हो। ट्रंप के भाषण में वो सब था जो इंडियन अमेरिकन कान सुनना चाहते थे। भारत की तारीफ, मोदी की तारीफ, इंडिया लव्स ट्रंप वाला जुमला। इसका असर भी पड़ा। बड़ी संख्या में भारतीय मूल के वोटर्स ने 2020 में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ रुख किया। लेकिन अब विरोधाभास देखिए, वही ट्रंप जो मंच से भारत को दोस्त कहते थे अब भारत को घेरने की कूटनीति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडियन अमेरिकन वोट अब काम आ चुका है। व्हाइट हाउस की राजनीति और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में फर्क यही है, चुनावी मंच पर आपकी मुस्कान मायने रखती है और जियोपॉलिटिकल मंच पर आपकी तलवार। तो क्या ट्रंप का प्रो इंडिया चेहरा सिर्फ एक चुनावी मुखौटा था या फिर शुरुआत से ही उनका एजेंडा यही था, भारत को इस्तेमाल करो और वक्त आने पर किनारे कर दो? भारत अमेरिका रिश्तों में अविश्वास नया नहीं है। ये कहानी ट्रंप से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। आज़ादी के तुरंत बाद अमेरिका की कोशिश यही थी कि भारत पश्चिमी खेमे में शामिल हो, लेकिन नेहरू ने नॉन अलाइंड मूवमेंट की नींव रखी। अमेरिका को ये कभी हजम नहीं हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किसी ब्लॉक का हिस्सा बनने से मना कर रहा है। नेहरू का समाजवादी झुकाव और यूएसएसआर से दोस्ती अमेरिका को खटकती रही। वॉशिंगटन में ये नैरेटिव बैठ गया कि इंडिया टॉक्स डेमोक्रेसी बट लीन्स कम्युनिस्ट। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी का समय आया और उसके बाद भी ये रिश्ते का सबसे बड़ा परीक्षण था उस दौर में, जब पाकिस्तान ने बंगालियों पर नरसंहार शुरू किया और करोड़ों शरणार्थी भारत की सीमा पार करने लगे। तब इंदिरा गांधी बार बार वॉशिंगटन गई, निक्सन किसिंजर से बोली पाकिस्तान को रोको, इंसानियत को देखो। लेकिन क्या हुआ? निक्सन ने उल्टा भारत को ही एरोगेंट कहा। किसिंजर ने प्राइवेटली इंदिरा गांधी को विच चुड़ैल तक कह डाला। इतना ही नहीं, जब इंडिया ने सैन्य कार्रवाई की तो अमेरिका ने अपने 7th फ्लीट का जहाज यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में भेज दिया, यानी एक स्वतंत्र राष्ट्र को परमाणु ताकत से डराने की कोशिश की। लेकिन इंदिरा गांधी नहीं झुकी। उन्होंने मॉस्को के साथ 1971 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप पर साइन किया। ये साफ संदेश था, अगर अमेरिका पाकिस्तान का साथ देगा तो इंडिया सोवियत के साथ खड़ा होगा। यानी भारत ने उस दौर में पश्चिमी दबाव को सीधा चुनौती दी थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी का दौर आया। रीगन के समय अमेरिका ने अफगानिस्तान में मुजाहिदीन को हथियार दिया और पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद दी, आईएसआई की जेब भी भर दी। भारत को क्या मिला? कूटनीतिक भाषण। राजीव गांधी ने कई बार वॉशिंगटन को समझाने की कोशिश की कि आतंकवाद सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये दुनिया की समस्या बनेगा। लेकिन उस दौर में अमेरिका का ध्यान सिर्फ सोवियत को हराने पर था। नतीजा, पाकिस्तान मजबूत हुआ और कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें गहरी हुई। अब आता है सबसे दिलचस्प दौर। 1991 में आर्थिक संकट के बाद भारत ने आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से मदद ली। ये वही समय था जब वॉशिंगटन का असर भारतीय नीतियों में और गहरा हुआ। पीवी नरसिम्हा राव ने उदारीकरण की शुरुआत की, लेकिन साथ ही ये भी देखा गया कि भारत अमेरिका की शर्तों को मानने के लिए मजबूर होता जा रहा है। 1998 में वाजपेयी सरकार ने परमाणु परीक्षण किया। ये भारत की सुरक्षा जरूरत थी। चीन और पाकिस्तान दोनों के परमाणु हथियारों के बीच भारत निहत्था नहीं रह सकता था। लेकिन बिल क्लिंटन ने तुरंत आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए।
वॉशिंगटन का रवैया साफ था, पाकिस्तान को F-16 दो, हथियार दो, लेकिन भारत अगर अपने सुरक्षा हितों की रक्षा करे तो उसे सजा दो। यहीं पर भारतीय राजनीति में भी बंटवारा दिखा। वाजपेयी डटे रहे, कहा इंडिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट, सैंक्शंस और नो सैंक्शंस। लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस के कुछ नेता, अमेरिका से समझौते की बात करने लगे। क्लिंटन की 2000 वाली यात्रा में हमने देखा था कि भारतीय नेताओं का एक तबका खुलकर वॉशिंगटन से अप्रूवल लेने को बिल्कुल तैयार था। अमेरिका का रवैया था इंडिया मस्ट फॉलो आवर स्क्रिप्ट, और भारत के नेता कभी टक्कर लेते रहे, कभी झुकते रहे। साल 2000 के बाद भारत अमेरिका रिश्तों में सबसे बड़ा बदलाव जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दौर में आया। यहीं से कहानी बदलती दिखी, लेकिन क्या सचमुच बदली? कहानी शुरू होती है 9/11 से। अमेरिका, जो दुनिया को उपदेश देता था कि टेररिज्म कहीं और की समस्या है, उसी के घर में तबाही मच गई। ट्विन टावर्स गिर गए, पेंटागन पर हमला हुआ, और पहली बार वॉशिंगटन को लगा वही जहर जिसे पाकिस्तान की नर्सरी में पाला जा रहा था, अब उसके दरवाजे पर आ खड़ा है। इस सदमे के बाद अमेरिका को अचानक याद आया कि भारत नाम का एक लोकतंत्र भी है जो वर्षों से आतंकवाद झेल रहा है। तो क्या हुआ? भारत और अमेरिका करीब आने लगे। अटल बिहारी वाजपेयी इस मौके को भांप चुके थे। उन्होंने अमेरिका को नेचुरल एलाई कहा। यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि कोल्ड वॉर के बाद पहली बार इंडिया ने ओपनली ये माना कि वॉशिंगटन से दोस्ती हो सकती है। लेकिन वाजपेयी के दिमाग में एक शर्त थी, दोस्ती बराबरी की होनी चाहिए। फिर आया मनमोहन सिंह का दौर, एक शांत, विनम्र लेकिन जिद्दी पीएम। कहानी शुरू होती है मनमोहन सिंह और जॉर्ज बुश की हैंडशेक से। 2005 में दोनों ने न्यूक्लियर डील की घोषणा की। उस वक्त इसे इतिहास बदलने वाला समझा गया। भारत को पहली बार मेन स्ट्रीम न्यूक्लियर पावर की तरह स्वीकार किया गया। संसद में लेकिन हंगामा मच गया। लेफ्ट ने सरकार गिराने की उस समय धमकी दी थी, लेकिन मनमोहन सिंह ने दांव खेला और विश्वास मत जीतकर डील पास करवा दी। लेकिन सवाल यहीं से उठा, क्या भारत को बराबरी का दर्जा मिला या बस एक नया बंधन? अमेरिका ने भारत को फ्यूल और टेक्नोलॉजी देने का वादा किया, लेकिन बदले में हमारे रिएक्टर IAEA की निगरानी में चले गए। मतलब स्वतंत्रता भी, लेकिन नियंत्रण भी। यही वह मोड़ था जब वॉशिंगटन ने समझ लिया, भारत लोकतंत्र के नाम पर बेचा भी जा सकता है और खरीदा भी। फिर आया ओबामा का टाइम। 2008 की मंदी से जूझते अमेरिका को सस्ते टेक्नोलॉजी हब चाहिए था, और सिलिकॉन वैली में इंडियन ब्रेन्स उसकी रीढ़ बन चुके थे। ओबामा ने भारत के साथ स्ट्रेटेजिक डायलॉग बढ़ाया, लेकिन साथ ही H-1B वीजा पर सख्ती भी कर दी, यानी दोस्ती का भाषण पर बैकग्राउंड में प्रोटेक्शनिज्म। इसी दौर में पाकिस्तान की असलियत भी अमेरिका के सामने खुली। एबटाबाद में जब ओसामा बिन लादेन अमेरिकी ऑपरेशन में पकड़ा गया, तो वॉशिंगटन को साफ दिखा कि जो डेकेड्स का पाकिस्तानी अलायंस था वो सिर्फ एक धोखा था। लेकिन आयरनी ये रही कि जिस पाकिस्तान को वो डबल गेम कह रहे थे, उसी को एड देना बंद करने की हिम्मत भी उन्होंने नहीं दिखाई। मीनवाइल इंडिया खुद को रिस्पॉन्सिबल पार्टनर कहलवा रहा था। दिल्ली खुश थी कि व्हाइट हाउस अब हमें बैलेंसिंग पावर अगेंस्ट चाइना मान रहा है। और फिर एंट्री होती है डोनाल्ड ट्रंप, एक बिजनेसमैन टर्न प्रेसिडेंट जिसने डिप्लोमेसी को भी डील मेकिंग बना दी। इलेक्शन कैंपेन में ट्रंप ने इंडियन अमेरिकन को रिझाने के लिए मोदी के साथ मंच साझा किया। हाउडी मोदी जैसे शो ने दोनों नेताओं को एक दूसरे के पॉलिटिकल कैपिटल का हिस्सा बना दिया। ट्रंप ने ओपनली कहा, इंडिया इज अ ग्रेट फ्रेंड, मोदी इज अ ग्रेट लीडर। लेकिन यही ट्रंप जब व्हाइट हाउस पहुंचे तो उन्होंने टैरिफ वॉर छेड़ दी, इंडियन गुड्स पर टैक्सेस बढ़ा दिए, GSP बेनिफिट्स खत्म कर दिए। मतलब चुनावी भाषणों में प्रो इंडिया, लेकिन असल में भारत को स्क्वीज करने वाली नीतियां। इंडियन अमेरिकन वोट चाहिए थे, पर जियोपॉलिटिक्स में वही पुराना अमेरिकन इंस्टिंक्ट, भारत को कभी बराबरी पर मत बैठने दो। ट्रंप के शोर शराबे के बाद वॉशिंगटन को लगा कि अब संयम का चेहरा दिखाना चाहिए। जो बाइडेन आए, जिन्होंने चुनाव में बार बार कहा इंडिया इज आवर नेचुरल पार्टनर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन असली खेल वैल्यूज और ह्यूमन राइट्स कार्ड का था। बाइडेन की सरकार ने क्वाड को रिवाइव किया, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बनाई और भारत को चाइना को रोकने वाला मोहरा बनाने की कोशिश की। पर साथ ही वॉशिंगटन ने फार्मर्स प्रोटेस्ट, CAA और कश्मीर पर ह्यूमन राइट्स कंसर्न जताना शुरू कर दिया। यानी एक हाथ से सुरक्षा की साझेदारी तो दूसरे हाथ से नैतिकता का पाठ। इंडियन लीडरशिप ने इसे बैलेंसिंग एक्ट की तरह खेला। मोदी सरकार ने अमेरिका के स्ट्रेटेजिक ऑफर्स लिए, डिफेंस डील साइन की, लेकिन रशिया से तेल खरीदने का फैसला भी नहीं छोड़ा, और यहीं से फ्रिक्शन बढ़ता है। बाइडेन एडमिन चुप रहा, लेकिन कैपिटल हिल के भीतर से लगातार आवाजें उठती रहीं कि इंडिया इज अ बैकस्लाइडिंग ऑन डेमोक्रेसी। दूसरे शब्दों में, जो अमेरिका 70s में न्यूक्लियर टेस्ट रोकने के लिए सैंक्शन लगाता था, वही अमेरिका अब डेमोक्रेसी की आड़ लेकर भारत पर मॉरल प्रेशर बना रहा है। बुश से बाइडेन तक का सफर एक पैटर्न दिखाता है। हर अमेरिकी राष्ट्रपति ने इंडिया को
पार्टनर कहा, स्पीचेस में भारत की तारीफ की, फोटो ऑप्स में हैंडशेक भी किए। लेकिन जब बात असली पावर शेयरिंग की आई तो वॉशिंगटन ने हमें या तो लीश पर रखा या एक पॉन की तरह यूज किया। मनमोहन ने न्यूक्लियर डील से ग्लोबल रिकॉग्निशन खरीदी, उसी वक्त कीमत सोवरेनिटी का हिस्सा गिरवी रखना पड़ा था। मोदी ने ट्रंप के साथ मंच साझा करके ऑप्टिक्स जीते, उस दौर में टैरिफ वॉर और ट्रेड स्क्वीज झेलना पड़ा। बाइडेन के साथ इंडिया ने इंडो पैसिफिक में स्पॉटलाइट पाई, लेकिन साथ ही ह्यूमन राइट्स का ताना सुनना पड़ा। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। आज इंडिया ऐसा मुल्क है जो मॉस्को से सस्ता तेल खरीद सकता है, वॉशिंगटन से डिफेंस डील भी कर सकता है, जो ब्रिक्स और एससीओ में भी इक्वली सेंट्रल है और क्वाड व इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का भी एक अहम स्तंभ है। यानी अब हैंडशेक की चमक में खोने वाला भारत नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर खेलने वाला भारत है। तो असली सवाल अब ये नहीं कि वॉशिंगटन हमें बराबरी का साथी मानेगा या पॉन। असली सवाल यह है कि वॉशिंगटन को कब एहसास होगा कि 21वीं सदी का इंडिया हैंडशेक से नहीं, अपने नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से डिफाइन होगा।